नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे जनमत में, यानी रात के 9 बजे, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय होने वाले हैं जिनके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। बड़े मुद्दे आज के। पहला बड़ा मुद्दा, लोकसभा में बढ़ गए हैं मुसलमानों की जो आप समझिए नंबर्स है, लोकसभा में कैसे बढ़ी है वो आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भीम का मीम से तौबा। ये किस खबर पर हम आपसे कह रहे हैं वो आपको बताया जाएगा। और ठीक है, ये भी एक खबर है कि भाई देशद्रोहियों का वोटर कौन है, कौन इनको चुन रहा है, क्या खालिस्तानियों को चुनना चाहिए था, ये आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताएंगे बीजेपी का नवीन किला। जी हां, नवीन किला। यहां पर हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की। आखिर कैसे उड़ीसा को फतेह कर दिया, अभेद्य किला बना दिया है, इसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात जो हम करेंगे, उत्तर पूर्वी भारत पर हमारा फोकस रहता है हमेशा, और नॉर्थ ईस्ट में फिर से कमल खिला है। कहां खिला है, कैसे खिला है, वो आपको बताएंगे। चलिए, स्वागत है आपका जनमत में। खबरों की शुरुआत तो हो चुकी है, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जनमत में आज की खबर की शुरुआत लोकसभा चुनाव के परिणामों से जुड़े एक ऐसे एंगल से करते हैं जो आपको इन परिणामों को लेकर सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 के इस बीते चुनावी संग्राम में खड़े उन मुस्लिम उम्मीदवारों की जो अब इंडी कुनबे से चुनाव जीतकर सदन में जाने वाले हैं, या कहें तो संसद में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। लेकिन लोकसभा में बढ़ती मुसलमानों की यह संख्या हिंदुओं के लिए खतरा हो सकती है। तो आखिर कौन है ये मुस्लिम उम्मीदवार और पिछली बार से इस बार सदन में कितने मुस्लिम बढ़े हैं? आइए इस पर दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट और आप मामले की गंभीरता को समझिएगा। – 2024 के सियासी घमासान का अब अंत हो चुका है। जनता बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को जीत की माला पहना चुकी है। लेकिन इस बार के लोकसभा में सिर्फ भगवाधारी ही नहीं, बल्कि मुसलमान भी बड़ी अच्छी खासी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जिनकी संख्या साल 2014 में जहां 22 की थी, वो अब बढ़कर 28 पर पहुंच गई है। जिनमें सबसे पहला नाम बहरामपुर से टीएमसी द्वारा मैदान में उतारे गए यूसुफ पठान का नाम सामने आता है, जिन्होंने 5 बार से लगातार सांसद बन रहे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हराकर अपनी जगह संसद में बनाई है, जहां मुसलमानों की संख्या वहां की जनता के 52% है। इसके बाद अगला नाम कैराना से इकरा चौधरी का आता है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से जीत दर्ज की है। इसके अलावा रामपुर से मोहिबुल्लाह, लद्दाख से मोहम्मद हनीफ, जम्मू से अब्दुल राशिद और असम के डुगरी से रकीबुल हुसैन ने 10,12,000 वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। इनके अलावा केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट पर 65 से 70% मुस्लिम मतदाता है, जहां से मुस्लिम लीग के मोहम्मद बशीर ने जीत हासिल की। इसी तरह भाग्यनगर से ओवैसी ने भी मुस्लिम आबादी के सहारे जीत हासिल की है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी ने भी गाजीपुर सीट जीत ली है। भारी संख्या में इन मुस्लिम उम्मीदवारों को सदन भेजने वाली पार्टियों में कांग्रेस, सीपीआई और समाजवादी पार्टी के साथ साथ टीएमसी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इस बार मिलकर पूरे 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। जबकि 2019 में 115 कैंडिडेट मैदान में थे और इनमें से 26 निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के इन मौजूदा नतीजों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हर बार की तरह इस बार भी चुनावों में मुसलमानों ने बीजेपी के विरोध में वोटिंग की है। वहीं दूसरी ओर इस बार के चुनावों में हिंदू वोटर्स की भागीदारी बहुत कम रही, जिसका नतीजा आज परिणामों के रूप में साफ साफ देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
आपने पूरी खबर को समझा, खबर की गंभीरता को समझा, एनालिसिस को जाना। अब इस पर हमारा प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोल के माध्यम से, क्योंकि जनमत है, जनमत में मुद्दे पर हर खबर पर आपसे जो पोल हम पूछते हैं, लोकसभा में बढ़ती मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के लिए खतरा है क्या, यह प्रश्न था। 86% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 14% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो 86% कहते हैं हाँ, 14% कहते हैं ना। जनमत में अब बात जय भीम और जय मीम के उस नारे की करते हैं जिसको अब खुद मुसलमानों ने ही आईना दिखा दिया है, जिन्होंने इस बार अपनी एकता दिखाते हुए एक साथ जमकर इंडी गठबंधन के लिए वोटिंग की है, जिस वजह से मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार एक वोट के तरसती, वोटों के लिए आप सोचिए एक एक वोट के लिए तरसती नजर आई है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इस बार के चुनावों में मायावती को ये चोट दी है, उनकी मुसलमानों के प्रति सोच बदल गई है, जिन्होंने अपनी पार्टी के हताशाजनक परिणामों को देखने के बाद एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएसपी ने इस चुनाव में मुसलमानों को काफी मौका दिया, लेकिन मुस्लिम समाज उन्हें समझ नहीं पाया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। दो 2024 का चुनावी परिणाम लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एक बार फिर से विपक्ष में बैठने की तैयारी करता इंडी कुनबा। कुछ यही कहानी है लोकसभा के इस मौजूदा चुनावी परिणाम की, जहां एक और विपक्ष एनडीए को कम सीटें मिलने की खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अन्य विपक्षी पार्टी बीएसपी का अब मुसलमानों से पूरी तरह भरोसा उठ गया, जिसकी मुखिया मायावती का भीम और मीम की सियासत से विश्वास उठ गया है, जिन्होंने अब आगे से मुस्लिम उम्मीदवारों को सोच समझकर मौका देने की बात कही है, जिन्होंने अपनी पार्टी के हताशाजनक परिणामों को देखने के बाद एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएसपी ने इस चुनाव में मुसलमानों को काफी मौका दिया, लेकिन मुस्लिम समाज उन्हें समझ नहीं पाया। ऐसे में वह आगे सोच समझकर उनकी राजनीतिक भागीदारी पर निर्णय लेंगे, जो एक तरह से बीएसपी का मुस्लिम राजनीति से दूरी का संकेत है, जिसको पत्र में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। वास्तव में बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरे 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं देश भर में बीएसपी ने पूरे 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन उनके एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं की। जीतना तो दूर, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी लड़ाई में दूसरे नंबर तक भी नहीं आ सके और कई सीटों पर तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को 1 लाख से कम वोट हासिल हुए। यही कारण है जय भीम और जय मीम की राजनीति करने वाली मायावती का मुसलमानों से भरोसा उठ गया है। लेकिन ये सच है, इस बार के चुनाव में मुसलमानों ने बीएसपी को पूरी तरह नकार दिया, जिसका एकमात्र कारण था इंडी कुनबे की ओर गया मुसलमानों का एक तरफा वोट, जो आज एनडीए के हिस्से आई कम सीटों के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो देखिए मायावती जी का क्या उठा है मुसलमानों से भरोसा, ये हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपने क्या दिया वो बता देते हैं। मायावती का उठा मुसलमानों से भरोसा, जो पार्टी ये सोच रही थी कि मुसलमान सपोर्ट करेंगे, नहीं किया है, इंडी को वोट दिया है। 93% 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ मुसलमानों से भरोसा उठ गया है मायावती जी का। 7% लोग कह रहे हैं नहीं उठा है, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि मायावती का मुसलमानों से भरोसा उठ चुका है। वो पत्र भी हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब बात कुछ ऐसे उम्मीदवारों की करते हैं जिनकी जीत वहां की जनता की सोच पर बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं फरीदकोट लोकसभा सीट की, जहां से इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने जीत हासिल कर ली है, जिसने आप उम्मीदवार करमजीत सिंह अनमोल को 70,053 वोटों से हराया है।
सरबजीत सिंह खालसा को कुल 2,98,000 वोट मिले हैं, जबकि अनमोल को 2,28,000 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस की अमरजीत कौर साहा को आप सोचिए 1,60,300 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर वो वहां पर रही हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ फरीदकोट लोकसभा सीट और सरबजीत सिंह खालसा की नहीं है, बल्कि इस बार जनता ने ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर लोकसभा में भेजने की तैयारी कर ली है जिनकी करतूत आपके होश उड़ा सकती है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। दो 2024 के इस सियासी घमासान में हार जीत से ज्यादा चर्चा उन सीटों की रही जिसके परिणाम न सिर्फ वहां के उम्मीदवारों बल्कि उनको वोट देने वाली वहां की जनता पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देश की कुछ इन्हीं सीटों में से एक सीट है जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने तिहाड़ जेल से भारी मतों से जीत दर्ज की, जिसने 2 लाख वोटों के अंतर से उमर अब्दुल्ला को करारी मात दी। ये वही रशीद शेख है जिसे साल 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार किया था, जो साल 2008 और 2014 में नंगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। इसके बाद अगली सीट है पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट। पंजाब की इस लोकसभा सीट से असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जीत हासिल की है, जिसने जेल में ही अपना नामांकन भरा। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने खडूर साहिब सीट से अमृतपाल को समर्थन दिया था, जिसने अब कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,000 वोटों से हरा दिया है। ये वही अमृतपाल है जिसने भिंडरावाला के गांव रोड़े में वारिस पंजाब दे संगठन के नए मुखिया के तौर पर अपना पद संभाला था, जिसने सिख युवाओं को उकसाकर युद्ध के लिए तैयार होने का आह्वान किया था। वहीं 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के साथ अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाने पहुंचा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसकी उग्र भीड़ ने बैरिकेड तोड़ डाली और तलवारों व बंदूकों के साथ थाने पर हमला कर दिया, जिसमें एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जख्मी हो गए, जिस आरोप में वो अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि जेल में बंद इन देशद्रोहियों की जीत नहीं है। यहाँ गौर करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इन देशद्रोहियों को वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमारा प्रश्न आपसे है, क्या देशद्रोहियों को मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का अधिकार? ये हमारा प्रश्न आपसे था और इसका उत्तर आपने क्या दिया देखिए। हाँ में केवल 13% लोगों ने जवाब दिया है, क्यों दिया है वो जाने, और 87% लोगों ने ना में इसका जवाब दिया है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, देशद्रोहियों को मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका उत्तर ना ही आया है और बहुमत ने इसको सही ठहराया है। जनमत में। जी हां, बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा का चुनावी घमासान समाप्त हो चुका है और परिणामों के आ जाने के बाद तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। जहां परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद भी पक्ष विपक्ष में जुबानी हमले तेज हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है, जहां उन्होंने राहुल गांधी को बेशर्म कहते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, जिनसे बात की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने। बेगूसराय से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी चुनाव जीत गए हैं। हम बात करते हैं गिरिराज जी से। दादा, पहले आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। आपको बेगूसराय की जनता ने दूसरी बार प्यार दिया, कैसे इस प्यार को लौटाएंगे बेगूसराय के लिए? कोशिश हर जनप्रतिनिधि करता है कि उनके जन आकांक्षाओं के ऊपर कैसे खड़ा हो, इसका प्रयास करूं। और बात किया जाए बिहार की तो आप लोग 40 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपेक्षित कुछ परिणाम आप लोग के अनुकूल नहीं रहा, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, हर जो लड़ाई होती है, जो चुनाव होते हैं, वहां के गठबंधन ने भी तो कहा था कि मैं 40 का 40 सीट लूंगा, तो 10 पे ही रह गया। तो दोनों पक्ष जीत की दावा करता है। हमने भी दावा की थी हम 40 लेंगे, हम 30 पर आए, वो 40 कहे थे, 10 पे रह गए, जीत हमारी हुई। फिर भी वो बड़े ही बेशर्मी से कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी। दादा, जिस तरह से अगर किशनगंज की बात की जाए, कटिहार की बात की जाए, फिर से वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, जनता ने जो मत दिया है उसको तो
सिरोधार्य करना ही होगा ना, जो भी। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि हमने 40 लेने की दावा की थी, उन्होंने भी 40 लेने की दावा की थी, हम 30 पर रहे, वो 10 पे रहे, जीत हमारी हुई। आपकी पार्टी लगातार कई नेताओं से बातचीत, उन्होंने कहा कि 40 दलित, हमने कई बार चिंता व्यक्त की थी कि किशनगंज में जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कैसे आप लोग जीतेंगे वहां पर? वही हुआ किशनगंज में। देखिए, स्वाभाविक है, ये नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि मैं वो सीट लूंगा, हमारे पार्टी से नहीं था, इसीलिए ये उम्मीद बन रहा था कि शायद वो जीत जाए। अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, वो लोग अभी भी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये निर्लज्जता की हद हो गई। जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी, लिख लो मोदी हट गए, 100 सीट से पार नहीं होगा, हमारी सरकार बन रही, यही तो राहुल गांधी बोलते थे, यही तो अखिलेश यादव बोलते थे, यही तो तेजस्वी बोलते हैं। अब उनसे पूछिए, तीसरी बार 1962 के बाद किसी की सरकार नहीं बनी, इंदिरा जी भी पिछले दरवाजे से। और ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन रही है। आज दावा पेश किया जाएगा, इसलिए ये मैं मानता हूं कि जो लोग कह रहे थे हमको आया 240, उनको आया 234। पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग खान मार्केट को जितना आया, उससे अधिक तो अकेले बीजेपी को आया। गठबंधन की बात छोड़ो, ये किस मुंह से बोलता है कि हमने रोक लिया? अरे आप तो कह रहे थे कि मेरी सरकार बन रही, रोका क्या? हमारी सरकार तो बन ही रही है, प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन ये निर्लज्जता, वो खुशी मना रहे हैं। एक कहानी है, एक गांव में एक लड़का था जो फेल करता था, उसी गांव में दूसरा लड़का था जो 95% लाता था। परीक्षा में बैठा, 95 वाला 90 पे आ गया और फेल करने वाला 30 नंबर लेके पास कर गया। अब वो कहने लगा मैं तो पास कर गया, मैं तो पास कर गया। यही निर्लज्जता इनकी है। 60 साल देश में कांग्रेस ने राजनीति की, लेकिन 3 साल में 100 भी नहीं पा सका। अखिलेश यादव 14 में हारे लोकसभा, 17 में हारे विधानसभा, 19 में हारे लोकसभा, 22 में हारे विधानसभा, 24 में अगर 35 सीट ले ही लिए गठबंधन बना के, कौन ताल ठोक रहे हैं? इतने हारने के बाद भी जश्न मना रहे हैं। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हार का जश्न है, जीत का जश्न तो हम मना रहे हैं, वो तो हार का जश्न मना रहे हैं, जो तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और जिस तरह से 4 सीटें लाए हैं आरजेडी तेजस्वी यादव, आज नीतीश कुमार के साथ एक फोटो उनकी दिख रही है, अब वो कह रहे हैं नीतीश कुमार पर लगातार डोरी डाल रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, वो डोरा डालें, बंसी डालें, सरकार एनडीए की अस्थिर सरकार बनेगी और 3 महीने बाद आप मुझसे बात करेंगे। नीतीश कुमार आप लोग के साथ रहेंगे? मैं कह रहा हूं 3 महीने बाद आप मुझसे बात करें, ये एक स्पष्ट और मजबूत सरकार गठबंधन की। एक आखिरी सवाल लेंगे। संजय राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद खेला होगा। जिसको जो खेला करना है, खेला में भरोसा रखता हो, वो खेला करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री देश की सेवा में लगे रहते हैं, लगे रहें। धन्यवाद। तो ये थे बेगूसराय से दूसरी बार चुनाव जीते केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सफलता अगर कहीं मिली है तो वो ओडिशा है। यहां पर मतदाताओं ने भाजपा की झोली में न सिर्फ लोकसभा की लगभग सभी सीटें डाल दी हैं, बल्कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत देकर राज्य में बिना बाधा सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।
भाजपा को ओडिशा में मजबूत जनाधार दिलाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। ये मंत्री पूर्व में ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटों में भाजपा के खाते में 20 सीटें आई हैं। केवल एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, यानी एक तरफा करीब सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव की बात करें तो वर्ष 2019 में यहां बीजेडी को 12 और भाजपा को 8 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को तब भी केवल एक ही सीट मिली थी। लेकिन इस बार बीजेडी की सभी सीटें भाजपा के खाते में चली गईं। नतीजा यह हुआ कि नवीन पटनायक 25 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए हैं। आखिर क्या कुछ जो गणित वो जो फिट हुए हैं ओडिशा की राजनीति में, उसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। बीजेडी के हार के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा और इसी के साथ ओडिशा में बीजेडी के 24 साल का राज भी खत्म हो गया। अब भाजपा राज्य में अपनी सरकार बनाएंगी। ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों में बीजेडी को केवल 51 सीटों पर ही जीत मिली। वहीं भाजपा ने 78 सीटों पर जीत हासिल की और इसके अलावा कांग्रेस को 14, निर्दलीय को 3, सीपीएम को 1 सीट पर जीत मिली। इसके अलावा ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 20 पर और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेडी का खाता भी नहीं खुला। ओडिशा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने इतिहास रचा है। पहली बार है कि जब बीजेपी यहां सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को अपना नया अभेद्य किला मिल चुका है। राज्य में प्रचंड जीत के बाद अब यह मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का है। ओडिशा में चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ कर चुके हैं और इस बार ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी धर्मेंद्र प्रधान ने तैयार किया। कुछ दिनों बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधान के लिए एक बड़ी भूमिका का संकेत दिया। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो वर्ष 2019 में यहां बीजू जनता दल को 12, भाजपा को 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को तब भी केवल 1 सीट मिली थी और इस बार बीजेडी की सभी सीटें भाजपा के खाते में चली गयी। इस तरह 24 साल पुरानी राज्य में बीजेडी सरकार सत्ता से बेदखल हो गई है। लेकिन भाजपा को इससे सफलता दिलाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। करीब 28 वर्ष पहले वैष्णव पूर्व में ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी थे। वो यहाँ पर जमीनी रूप में जुड़े थे। लंबे समय तक यहाँ तैनाती की वजह से उनकी राज्य में मजबूत पकड़ बन गई थी। यहाँ पर एक एक सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाने में भी उनकी खासी भूमिका मानी जा रही है। बीजेपी को मिली इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर ओडिशा की जनता का आभार व्यक्त किया है और ओडिशा की जनता में भी खुशी का माहौल नजर आया। साथ ही चुनाव 2024 में भाजपा की जीत पर ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है। जनता ने पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताया है। ओडिशा में पीएम मोदी की भारी लोकप्रियता है। जनता ने भ्रष्ट सरकार को नकार दिया है और क्या कहा उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बहुत खुश की बात है कि जनता ने हमको दायित्व दिए। जनता का आदर करेंगे हम। जनता जनार्दन ने लड़े चुनाव, आगे पार्टी से आगे जाके वो चुनाव लड़े। मोदी जी का ऊपर विश्वास प्रकट किया, आस्था प्रकट किए और चुनाव लड़े और अच्छा नतीजा मिला। मोदी जी का पॉपुलैरिटी उड़ीसा में 91, 93, 95% था। ये परकुलेट हुआ नीचे तक। आम जनता ने सबने कार्यकर्ता सोच के लग गए चुनाव सरकार परिवर्तन के लिए। सरकार भ्रष्ट सरकार को छुट्टी दी। तो मैं अंतकरण से मैं प्रधानमंत्री जी को, इनका अमित भाई को, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितना पूरा सेंट्रल टीम और राजनाथ सिंह लगायत सबका जो मेहनत रहा और उड़ीसा को पूरा फोकस किए और जो आम जनता ने जो किए इनको मैं जरूर अंतकरण से आभार प्रकट करूंगा।
तो वहीं अब भाजपा की इस प्रचंड जीत के ये संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा अब दक्षिण में भी बड़ी मजबूती से पैर पसार रही है और एक तरफ बहुमत पाकर सरकार बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस वक्त हमारा साथ बीजेपी के राज्य के सभापति श्री मनमोहन सामल जी है। चुनाव से जीतने के बाद अभी बीजेपी देश में फिर राज्य में फिर से सरकार गठन करने जा रहा है। जी, अगर आज बात करें तो उड़ीसा पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र बना है, तो क्या आप किसी तरह का मैजिक खिले और कहाँ इसे जो 21 में से 19 सीट आके आप 20 सीट आके फिर आपने केंद्र को भी अभी नरेंद्र मोदी जी का सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये हमारा कोई मैजिक नहीं है, ये प्रधानमंत्री को जो आम जनता ने हृदय से प्यार करते हैं, इनका ये हर समय बताया था 91%, 93 हर सर्वे में उड़ीसा हाईएस्ट था। ये मोदी जी को हृदय से प्यार करने वाले आदमी वो सबने लगे काम में और भरोसा जताया कि उड़ीसा में हमने विकल्प सरकार बनाएंगे, आप लड़िए और 147, 21 सीट हम आपको लड़के जिता के आपको देंगे, ज्यादा सीट हम देंगे। पहली बार उड़ीसा में आप शासन करने जा रहे हैं, क्या रहेगा आपका, किसी तरह का सरकार बनाएंगे और क्या क्या मुद्दा रहेगा उसी में, क्या विकास के लिए क्या क्या? 5 साल में हमने 100% इरिगेशन करेंगे। अभी किसान के लिए जितना मुद्दा है, एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री कराएंगे, कोल्ड स्टोरेज कराएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट कराएंगे, 3100 क्विंटल 1000 रुपया करीब ज़्यादा देंगे किसान को। पेडिग्री सबका जो एमएसपी है, एमएसपी के बारे में फिर ही थिंक करेंगे कितना बढ़ सकता है। किसान के लिए जितना काम, युवा के लिए प्रायोरिटी वर्क है, युवा जो बाहर मेहनत करता है, गवर्नमेंट नौकरी जितना वैकेंट है इनको फिलअप करेंगे। हर साल 1 लाख नौकरी हमने दिलाएंगे और पर्यटन टूरिज्म का सेक्टर में जो संभावना उड़ीसा में है, इसमें हमने इतना विकास करेंगे, सब लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम मिलेगा और बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे बताया जाता है कि मोदी जी एक एंटी करप्शन जो होता है, उसी में उड़ीसा का सरकार कितना, क्योंकि आपने बार बार भी इस बात का भी जिक्र किया है कि जब हमारा सरकार बनेगा तो यहाँ से हम करप्शन को पूरा हटाएंगे। ये गरीब लोग का सरकार बनेगा, युवा का सरकार बनेगा, महिला का सरकार बनेगा और किसान का सरकार और करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनेगा। एक पैसा केंद्र से जो आएगा, हमारा जो हमको जो जितना कमाई उड़ीसा में होगा, सब पैसा एक पैसा राज्य कॉमन आदमी का पैसा, एक पैसा हम खर्चा सही ढंग से करेंगे, करप्शन फ्री गवर्नमेंट होगा। अंतिम प्रश्न है, तो सरकार जो होगा उड़ीसा में ना, मोदी जी ने जो बोले हैं उड़िया का ही कोई मुख्यमंत्री होगा, तो इसका ऊपर थोड़ा सा कोई ये नहीं, प्रधानमंत्री क्लियरली बोले, पार्लियामेंट पार्टी का माइंड में है, वो बैठ के तैयार करेंगे। तो इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा। हमने पूछा उड़ीसा बनेगा बीजेपी का नया अभेद्य किला, और उस पर आपने वोट दिया जनमत में। आपका धन्यवाद। आपने 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कहा उड़ीसा बनेगा बीजेपी का नया अभेद्य किला। 9% लोगों ने ना, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है कि उड़ीसा बनेगा बीजेपी का नया अभेद्य किला। जनमत में बात करेंगे अब भाजपा के द्वारा जीते हुए अगले किले की। जी हां, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कर ली है। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। भाजपा को 2019 की तुलना में 4 अधिक सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस की बुरी हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने 41 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले उन्हें। जी हां, अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 41 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। 41 सीटों पर उम्मीदवार ना जुटा पाना दर्शाता है कि कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब हो चली है। वह भी तब जब अरुणाचल में 3 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस का ही कब्जा था, और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी भाजपा ने सभी विरोधी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया है।
दरअसल साल 2019 में 4 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार केवल 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ा है। इसकी वजह है कि कई सीनियर कांग्रेस नेताओं ने उम्मीदवारों को नॉमिनेट करने के कांग्रेस के फैसले का उल्लंघन किया। वहीं कई कांग्रेस नेता ऐन वक्त पर मैदान छोड़कर भाग गए, कई तो भाजपा में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को 46 सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस का सफाया कर दिया है। अब पेमा खांडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे और वहां के लोगों में भी इस बात की खुशी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है ये पेमा खांडू, कहां से इनकी चुनावी सफर की शुरुआत हुई है और कैसे इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की जनता के दिलों पर राज किया है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाएंगे कि आखिर कौन है पेमा खांडू, ये आपको जानना है। यूं तो पेमा खांडू को राजनीति विरासत में ही मिली है। उनके पिता दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पेमा खांडू का जन्म 21 अगस्त समझिए आप 1979 को हुआ था, ये आपको बताया। 2005 में पेमा खांडू ने राजनीति में कदम रख लिया था। उनका जन्म की आपको तारीख हमने यहाँ पर बताई थी, तवांग में उनका जन्म हुआ था। 2005 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और चीन की सीमा से सटे गांव में उनका जो जन्म हुआ है। और मोनपा जनजाति से आते हैं पेमा खांडू, ये वहाँ उनकी डिस्क्रिप्शन हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं, पेमा खांडू जी के बारे में। और सरकारी माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और उस समय की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। और समझिए एक ग्रामीण परिवेश से ये आते हैं। वर्ष 2000 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये पहुंचे, वहां की भी आपको हमने बात बताई। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, राजनीति में कदम रखा और काफी लंबा सफर इनका राजनीति का भी रहा है। पेमा खांडू का जन्म हमने आपको बताया और महत्वपूर्ण आप देखिए, इनके पिता दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2005 में पेमा खांडू ने राजनीति में कदम रख दिया जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन उनके असल राजनीतिक सफर की शुरुआत तब हुई जब उनके पिता दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। आइए हम आपको उनके चुनावी सफर से परिचित करवाते हैं कि आखिर कैसे हैं पेमा खांडू का चुनावी सफर जो है वो कैसा रहा, वो आपको बताते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जनता के द्वारा लगातार तीसरी बार लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में चुने जाने के बाद ये उनकी प्रतिक्रिया आपको हम दिखाते हैं। दोरजी खांडू 2007 से 2011 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके चुनावी सफर की बात हम करते हैं। उनका लंबा चुनावी सफर रहा है और वर्ष 2011 में अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र मुक्तो से चुनाव लड़ा और ये वहां पर विजयी भी हुए। इन्होंने चुनाव जीता, विजय हुए और उसके बाद पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में पेमा खांडू को शहरी विकास मंत्री नियुक्त किया गया। इनका चुनावी सफर है। इसके बाद उनको राजनीतिक जीवन में उनके बड़ा एक मोड़ आया है, उसके बारे में भी आपको बता दें कौन सा वो बड़ा मोड़ आया है। वर्ष 2014 में पेमा खांडू ने मंत्री पद छोड़ दिया। ये इनके चुनावी सफर की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। और फिर इस वजह से तुकी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। 16 जुलाई 2016 को पेमा खांडू को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। 17 जुलाई 2016 को खांडू ने महज 37 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। एक यंग सीएम के रूप में आप इनको समझ सकते हैं। 37 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और ठीक 2 महीने बाद कांग्रेस के 43 विधायकों ने बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। और फिर क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। खांडू के नेतृत्व में सभी विधायक भाजपा की सहयोगी पीपीए में शामिल हो गए। पीपीए में उन्होंने अपना रुख कर लिया, पीपीए में वो चले गए। और फिर क्या हुआ ये बता दें, बाद में खांडू के साथ कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए। तो पेमा खांडू का ये चुनावी सफर, अरुणाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं जहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी और भाजपा की तरफ से पेमा खांडू मुख्यमंत्री बन गए और 37 साल की आयु में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था। और महत्वपूर्ण लंबा इनका चुनावी सफर, वो भी बता रहे हैं। खांडू के पहले अखिलेश भारत के सबसे कम आयु वाले मुख्यमंत्री थे। खांडू के पहले अगर आपको बताएं, कंपैरिजन एज वाइज किया जाए, अखिलेश ने 38 वर्ष की उम्र में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी। इन्होंने 37 वर्ष की उम्र में जो है मुख्यमंत्री पद का जो गद्दी है वो संभाली थी, मुख्यमंत्री ये बने थे। आज पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार कमान संभाल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है।
ये पूरी जो आपको हमने बताई। और अरुणाचल प्रदेश की जनता के द्वारा लगातार तीसरी बार लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में चुने जाने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं, उस खबर के बारे में बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। जेपी नड्डा जी की बात हमने सुनाई थी, ये उस समय का उनका वीडियो था जब जीत का जो आंकड़ा था वो सामने आ गया था और एनडीए की सरकार बनेगी ये स्पष्ट हो गया था। कल की जो बात थी वो जेपी नड्डा ने कहा। आगे बताते हैं पेमा खांडू जी ने क्या कहा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी योजनाओं और कुशल नेतृत्व की वजह से अरुणाचल प्रदेश में लोगों ने हमें एक स्पष्ट और डिसाइसिव वर्डिक्ट दिया। डिसाइसिव मतलब बिल्कुल एक क्लियर वर्डिक्ट दिया है। आज आपने उन्होंने संबोधन में अरुणाचल प्रदेश के विजय का उल्लेख करके हमें और ज्यादा काम करने की प्रेरणा दी है उन्होंने। और माननीय पीएम और आपके दिशा निर्देश में हम आगे भी विकसित भारत की दिशा में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं पेमा खांडू जी ने क्या कहा है। आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार का 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 2019 इलेक्शन में हम लोग ने 41 सीट्स आउट ऑफ 60 हम लोग ने जीता था, 41। तो इस बार उससे भी बढ़ के एक जैसे वैसे पॉलिटिक्स में तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी में क्या है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अभी 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। उत्तर पूर्व की हर खबर जो है हम आपको दिखाते हैं, महत्वपूर्ण खबरें। पेमा खांडू ने अरुणाचल में दिलाई बीजेपी को दोहरी जीत, ये हमारा प्रश्न था आपसे पोल के माध्यम से। और आपने उत्तर दिया, 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 4% लोगों ने ना में। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है पेमा खांडू ने अरुणाचल में दिलाई बीजेपी को जीत। तो जनमत में आज बात हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, जनमत में बात हो रही है एनडीए के किलों की। तो इसमें आंध्र प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? जी हां, अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां पर भी लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में राज्य की 175 विधानसभा सीटों में से 144 पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। इन 144 में से 135 पर सिर्फ टीडीपी का कब्जा है, जबकि 8 पर भारतीय जनता पार्टी, 21 में जनसेना पार्टी के खाते में चली गई हैं सीटें, जनसेना पवन कल्याण की। ये तीनों ही दल एनडीए का हिस्सा हैं और तीनों ने ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने शानदार प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में राज्य के 175 विधानसभा सीटों में से 144 पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। इन 144 में से 135 पर सिर्फ टीडीपी का कब्जा है, जबकि 8 पर भारतीय जनता पार्टी और 21 जनसेना पार्टी के खाते में गई। ये तीनों ही दल एनडीए का हिस्सा है। राज्य की सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 11 सीटें ही आई है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 21 पर एनडीए ने जीत दर्ज। टीडीपी 16 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि जनसेना को 2, बीजेपी को 3 और वाईएसआर सीपी के पास सिर्फ 4 सीटें आई है। इस शानदार जीत के साथ टीडीपी एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 9 जून को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2021 को उन्होंने रोते हुए शपथ ली थी और जब तक विधानसभा चुनाव जीत नहीं लेंगे तब तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की,
हर क्षेत्र में एनडीए ने अपना परचम लहराकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको हम दिखा देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने आपसे पूछा था कि आंध्र प्रदेश में रंग लाई है चंद्रबाबू नायडू की रणनीति, उस पर आपने क्या उत्तर दिया वो भी आपको बता देते हैं। रणनीति रंग लाई है या नहीं लाई है? आपको हमने जो प्रश्न पूछा है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा है, और ये लीजिए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये प्रश्न भी आ गया है। आंध्र प्रदेश में रंग लाई है चंद्रबाबू नायडू की रणनीति, तो 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 15% लोगों ने ना में जवाब दिया है। लेकिन इसे भी कहेंगे बहुमत ये मानता है कि हाँ रंग लाई है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये देखिए बात हमने आपके साथ ये की कि किस तरीके से रंग लाया वहां पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की रणनीति के बारे में आपको बताया। और चंद्रबाबू की रणनीति के बारे में हम आपको ये बता दें कि चंद्रबाबू जो हैं उनको जब जेल हुई थी तो पूरा जो पूरा माहौल था जो उनके खिलाफ था वो उनके फेवर में चला गया। अब आप यहाँ पर समझिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं एनडीए की और इंडी गठबंधन की। ये जो दो बैठकें हो रही हैं, जो बैठकें हुई थी माफ कीजिएगा, इसके बारे में आपको बता दें। एक तरफ आप ये देखिए चंद्रबाबू नायडू की ये तस्वीर आपने देखी, और ये तमाम जो आरएलडी के नेता हैं उनकी आपने तस्वीर यहाँ पर देखी। अमित शाह वहाँ पर देख रहे हैं, राजनाथ सिंह आप देख पा रहे हैं, नीतीश को देख पा रहे हैं। और तो इंडिया की बैठक के बारे में तो आपको बता दिया, और आज की सारी खबरें भी हमने आपको बता दी। लेकिन खबरों से ही बात नहीं बन जाती, खबरों के आगे भी आपको बढ़ना है, आपकी जीवन शैली की भी आप बात करेंगे। आज हम आपको एक सुविचार भी बताएंगे। हर दिन हम आपको खबरें ही बताते हैं, लेकिन आज आप सुविचार भी जानिए। हम अक्सर अपने जीवन में यानी व्यस्त जीवन शैली में अपनों को समय देना भूल जाते हैं, उनको जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग अपना समय हमको दिया है। हम ये जानते हैं, हाँ ये सत्य है कि आप जीवन शैली में अपने जीवन में अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोई दफ्तर की परेशानियों में उलझा है, कोई कॉलेज की। आजकल ये देखा जाता है कि बच्चे में कि वो बच्चा अपने माँ बाप का फोन आए तो बच्चा या तो ये कह देता है कि माँ मैं बिजी हूँ, या फिर मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, या मैं ऑफिस के किसी काम में फंसा हुआ हूँ, या मेरे बॉस ने बुलाया है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि आपने जो जीवन बिताया है वो आपके माँ बाप भी जी चुके हैं, और शायद आपसे ज्यादा कई ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों से होकर वो गुजरे हैं। चाहे जिस घर में आप रह रहे हैं या फिर जो शिक्षा आपने हासिल की है या कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी है जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, और उनके लिए जो दफ्तर ऑफिस में जाते हैं। ये सब आपके माँ बाप ने आपके लिए किया है। वो आपको शिक्षा जो दी है उसके लिए उन्होंने मेहनत की है, जो घर आपका बनाया है वो आपके लिए उन्होंने किया है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो ग्रांटेड ले लेते हैं, या जो ऑफिस भी जा रहे हैं वो भी उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन कईयों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। जीवन भर ये प्रेम, ये फिक्र आपके माँ बाप ने आपकी की है, और आगे भी ये करते रहेंगे। और याद रखिएगा, ये फ़ोन जो आज आ रहा है ये कल हो सकता है कि ये ना आए। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।